अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती। और आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक वो नाम जिन्होंने जिस शोबे में भी कदम रखा उस शोबे में चार चांद लगाए और अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक आला अफीसर भी हैं, आला इंसान भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आप इस वक्त वाइस चांसलर मराज यूनिवर्सिटी में हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके ज़हन में जब आप बचपन में थे, जब एक स्टूडेंट थे, तब आपके ज़हन में ये था कि आप इस ओहदे पे होंगे? ये देखिए, बचपन में तो ये नहीं था कि मैंने किस ओहदे पे पहुंचना, लेकिन ये हमेशा एक किसी भी कामयाब जो शख्स होता है ज़िंदगी में, याद रखें, वो अपने गोल ज़रूर सेट करते हैं। ठीक है। मैं आज के नौजवानों को भी ये कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है, सेट योर गोल्स। अगर आप अपने गोल नहीं सेट करते ना, फिर आपको ये पता नहीं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में बच्चों से जब भी एड्रेस करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने 5 ईयर्स गोल, 10 ईयर्स गोल, 15 ईयर्स गोल, 20 ईयर्स गोल, ये सेट करें अपने गोल्स जी, ताकि आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ पता हो कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है और क्या अचीव करना है। अगर आपके गोल ही सेट नहीं आपने किए तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। और अगर आपने कोई ज़िंदगी में चीज़ अचीव करनी है, सबसे पहले आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू सेट योर गोल्स, आपके टारगेट बड़े क्लियर होने चाहिए। फिर उनको अचीव करने के लिए आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप अपने स्विच करते जाएंगे गोल्स को कि मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, यू विल एंड अप नोवेयर। अगर आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, शॉर्ट टाइम गोल बनाएं, मिडिल लेवल के गोल बनाएं और लॉन्ग टर्म गोल अपने सेट करें। फिर उनको अचीव करने के लिए बिल्कुल हार्ड वर्क की, सख्त मेहनत की ज़रूरत है। वो करते चले जाएं, यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल अचीव दैट टारगेट। एक कामयाब इंसान जो होता है उसकी कामयाबी के पीछे, और अगर एक इंसान नाकाम होता है उसकी नाकामी के पीछे क्या रीज़न होता है? वादा खुद होता है जी। टोटल कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार हर इंसान खुद है जी। मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दे देता हूँ। हमारी सोसाइटी में क्या है, 2 तरह के इंसान हैं। एक वो जो कामयाब हैं और एक वो जो कामयाब होना नहीं चाहते। जी। देखें, जो नाकाम लोग हैं ना, वो 3-4 रीज़न आपको देते हुए नजर आएंगे हमेशा। वो कहेगा जी हम तो बहुत गरीब लोग हैं जी, हमने की ज़िंदगी में क्या अचीव करना है। वो गुर्बत को हमेशा रीज़न देंगे आपको। वो कहेगा जी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी अमीर होते, हमारे लिए कुछ छोड़ जाते तो हम भी आपको कामयाब होकर दिखाते। वो आपको रीज़न देंगे कि जी हम बीमार रहता हूँ, मुझे तो बीमारी है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। वो आपको ये रीज़न देते नज़र आएंगे। लेकिन जो शख्स काम करने वाला है, जो कामयाब शख्स है, वो चाहे बीमार हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ किया है कि नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल फोकस होकर काम करता है। वो बीमारी की हालत में भी आपको काम करता नज़र आता है, वो गुर्बत की हालत में भी काम करते हुए नज़र आता है, वो अपने पेरेंट्स के शाना बशाना काम करते हुए भी आपको नज़र आएगा। और ये वही जो मैंने पहले बात की, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको काम करता हुआ नज़र आएगा, ये फिर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने पहले आपसे बात की है, कि उसने अपने टारगेट सेट करने हैं और टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसने मेहनत करनी है, सख्त मेहनत की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है उनके आगे आप एक नमूना है, रोल मॉडल है। आपकी कुछ शॉर्ट स्टोरी छोटी सी अगर आप मेरे साथ डिस्कस करें, आप कि आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र कामयाबी तक कैसे पहुँचा? देखिए, मैं तो बड़ी शॉर्ट स्टोरी है कि मैंने तो बचपन में ही अपना ये सेट कर लिया था कि मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बनना है। वरना हमारी एक बिजनेसमैन फैमिली है, तो मेरी फैमिली में सब लोग बिज़नेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है जी। तो मुझे भी वो सब ये कहते थे कि आपने बिजनेसमैन बनना है। तो बट मैंने अपने टारगेट सेट किए कि नहीं, मैंने बिजनेसमैन नहीं बना। मैंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन की, पाक बहरिया का मैं हिस्सा बना और हाईएस्ट जो मैं रैंक अचीव कर सकता था मैंने किया।
उसके बाद भी जनरली लोग जो होते हैं, आप देखें रिटायरमेंट के बाद रिलैक्स लाइफ गुजारते हैं। जी जी। मैं भी गोल्फ खेल के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, अच्छा हमारे हालात हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक आप जिंदा हैं कॉन्स्टेंटली आपने काम करना है, कुछ ना कुछ अपने आप को एंगेज रखें। जी देखिए ज़िंदगी की ना 3 स्टेजेस होती हैं अगर आप मुझसे पूछें। जी। जी पहली स्टेज ये है जो लर्निंग स्टेज हम जिसको कहते हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर वक्त लर्निंग स्टेज में रहते हैं। फिर एक स्टेज आती है जिसको सेकंड स्टेज कहते हैं, वो है अर्निंग स्टेज। जब आप कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, आप पैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक ख़ास एज में जाके आपके पास इतना पैसा होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं। हियर कम्स द थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है ना आफ्टर रिटायरमेंट, मैं कहता हूँ वो एक्चुअल स्टेज है। और वो है, पहली थी लर्निंग, दूसरी थी अर्निंग, तीसरी है रिटर्निंग। जी। सारी इस मिट्टी का बोझ है हमारे कंधों पे जो हमने अदा करना है। इस वतन का बोझ है हमारे कंधों में जो हमने अदा करना है। हमने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है उसको ट्रांसफ़र करना है नई जनरेशन में, आने वाले बच्चों को बताना है, हमें अपना एक्सपीरियंस उनको बताना है कि अगर हम आज कामयाब हैं तो वो क्यों कामयाब हैं, वो क्या ऐसे अवामिल थे जो हम करते रहे हैं। ये जब तक हम अगला दर्स इन बच्चों को नहीं देंगे, ये इनको बताए बगैर अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं, जो इल्म हमारे पास है इसको रिटर्न किए बगैर चले जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में कुछ आपने अचीव किया है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें वो तमाम नॉलेज, जो इल्म, जो बातें हमारे पास हैं, तजर्बा हमारे पास है, नई नस्ल को ट्रांसफ़र करना चाहिए। आपका शोबा चूँकि इस वक्त एजुकेशन का है, जो हमारी यूथ है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए 2-4 बातें मैं आपसे करूँगा यूथ की। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ बच्चों को बी डिसिप्लिन। जी। अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं। आज ज़िंदगी में जितने मसले आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड है। अगर अल्लाह ताला ने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताया कि रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए, तो आपको एक ख़ास टाइम पे ईशा के बाद सो जाना चाहिए और फजर के वक्त उठें, आप नमाज़ पढ़ें, सैर करें, उसके बाद अपना दिन की आगाज़ करें आप। तो सबसे पहले अपने डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है देन यू स्टैंड नोवेयर। फिर आपने फोकस करना है अपने ऊपर। हम जनरली जो यंगस्टर हैं आजकल के लड़के लड़कियां, वो दोस्ती यारी निभाने में वक्त ज़ाया करते हैं, वो पैराफरी में काम करते हुए वक्त ज़ाया करते हैं। जो भी आपको प्रोफेशन, इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, फोकस होकर काम करें, पढ़ाई पे तवज्जो दें। अगर आप फोकस हैं तो आप कामयाब हैं। सेट योर गोल्स, मैंने आपको कह दिया, शॉर्ट टर्म गोल्स आपके होने चाहिए, मिडल लेवल गोल होने चाहिए, लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, गोल होने चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, मेरी एक चीज़ याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेंथ भी दी है और अल्लाह ताला ने आपको वीकनेस भी दी है। अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उस पर फोकस करें और जो आपकी वीकनेस है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। प्ले विद योर स्ट्रेंथ, जो अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेंथ दी, एवेल्युएट करते रहा करें अपने आप को। आप कौन लोग हैं, दुनिया में क्यों आए हैं और यहाँ आके क्या करना है आपने, किस मकसद के लिए ज़िंदा है। इफ़ यू विल एवेल्युएट योर सेल्फ, आप कामयाब हैं। अगर आपने अपने आप को एवेल्युएट ही नहीं किया फिर वो नहीं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमेशा ट्रू टू योर सेल्फ। कम अज़ कम अपने आप के साथ तो सिंसियर रहें। तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना तो बन। तो अपना तो ख्याल करें कि अपने लिए तो कुछ कर रहे हैं आप ज़िंदगी में, मेरे लिए कुछ नहीं आपने करना। और अपने लिए आपने क्या करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया। जिस जॉब में भी हैं, जिस कम्युनिटी में भी आप बैठ रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, सख्त मेहनत की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अक्सर हम कहते हैं नहीं पाकिस्तान ठीक नहीं है, पाकिस्तान तो ऐसा। भाई आपने पाकिस्तान के लिए किया ये तो बता दें हमें। तो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। देयर विल बी मेनी चैलेंजेस इन योर लाइफ। बच्चों को मैं हमेशा ये कहता हूँ, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस जी। एंड यू हैव टू फेस दोज चैलेंजेस। इफ़ यू आर शाई अवे फ्रॉम द चैलेंजेस, और कहते हैं ना बिल्ली जो है ना वो जब नज़र आती है कबूतर को तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि मैं बच गया हूँ, बिल्ली से मैं सेव हो गया हूँ। ऐसा नहीं है सर। यू हैव टू फेस दोज चैलेंजेस और मर्दों की तरह उसको फेस करें। उन चैलेंजेस को आप फाइट करें, ओवरकम दोज चैलेंजेस, उसका मुकाबला करना है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ये नहीं करेंगे, इफ़ यू आर शाई अवे फ्रॉम दोज चैलेंजेस, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और सबके लिए स्टूड फास्ट जी। मेक राइट डिसीजंस। कभी भी देखें, देयर आर टू थिंग्स, राइट एंड रॉन्ग। सो डू एंड डोंट्स के दरमियान में फासला बड़ा कम होता है। इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड कि मैंने ज़िंदगी में काम ठीक करना है। जब आप सच बोलेंगे, काम ठीक करेंगे, फिर आपके पास देयर इज़ ओनली वन चॉइस। वो चॉइस क्या है? वो है सक्सेस। ऑलवेज चूज सक्सेस। ज़िंदगी में ना बहुत दफ़ा छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू, और नहीं यार मेरा तो मुश्किल है, मैं तो मुश्किल ही पास हूँ।
ये आप खुद ही फैसला क्यों कर रहे हैं कि मैं पास होना मुश्किल है मेरे लिए? आप ये कह के जाएँ कन्विक्शन के साथ कि मैं पास होने जा रहा हूँ, मैं पास होके आऊँगा। जब आपको कन्विक्शन स्ट्रांग होगी, जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, जब आपको पता होगा कि मैं काम ही सक्सेस के लिए कर रहा हूँ, जी, यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। हमारा मसला ये है कि हम डुअल रहते हैं, यार पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब आप डुअल रहते हैं फिर डाइसी सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल। तो आप सोच के जाएं, मुकाबले के लिए तैयार होकर जाएं कि मैंने ये काम करना है और मैं जीत के आऊँगा। और फिर बंदा जीत के ही आता है। आप जीत के आते हैं, बिल्कुल कन्विक्शन के साथ जाते हैं। शो अप, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ आपने पहुँचना है, जहाँ आपने कमिटमेंट की हुई है, टाइम पे पहुँचे। 8 o'clock मीन 8 o'clock, नॉट 7:55, नॉट 8:05। 5 मिनट पहले भी नहीं पहुँचना, 5 मिनट बाद भी नहीं पहुँचना, एग्जैक्ट टाइम पे आपको वहाँ होना, जो आपने कमिटमेंट की है। अपनी कमिटमेंट के साथ आपको सिंसियर होना चाहिए, और अगर आप सिंसियर नहीं हैं अपनी कमिटमेंट के साथ, डोंट मेक ए कमिटमेंट। और दूसरी बात है, मैं एक और आखिरी कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ, वो कमिट योर सेल्फली। हाफ हार्टेडली कभी कोई काम ना करें जी। इवन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 100% रिजल्ट अचीव करना है। देखिए एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक 40वें नंबर पे आता है। आप क्यों 40वें नंबर पे आना चाहते हैं? वाई नॉट फर्स्ट? फर्स्ट इज़ फर्स्ट, सेकंड स्टैंड नो वेयर। कमिट करें अपने, ऐसा फुली कमिट करें अपने आप को कि नहीं यार मैं तो टॉपर हूँ, मैंने टॉप में ही और टॉप पोजीशन लेनी है। अगर ये कमिट नहीं करेंगे देन यू आर इन ट्रबल। अच्छा होता क्या है, आप जैसे यंगस्टर्स के साथ, यंग बच्चों के साथ आजकल पाकिस्तान में आपका जो पीयर ग्रुप है ना, जो आपके दोस्त हैं, इनमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स वाले भी दोस्त होते हैं। जी जी। वो आपको तो कहते हैं कि यार पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसी है पढ़ाई। खुद पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। वो खुद पूरी पूरी असाइनमेंट करके लाते हैं, हमको असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आके टीचर के साथ डिफरेंट रिलेशन रखते हैं, आपको कहते हैं इससे बदतमीज़ी भी कर लो तो खैर है। यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। ये जो बच्चे हैं ना नेगेटिव सोच वाले, इसको मैं कहता हूँ वो जो है ना, ये लिटिल मैन, स्टे अवे फ्रॉम दैट लिटिल मैन। ये लिटिल मैन भी है और लिटिल माइंड भी है, तो इनसे बचना है आपने। ये वो लोग हैं जो आपके साथ प्रिटेंड करते हैं कि हम आपके दोस्त हैं। वो आपके दोस्त नहीं हैं बेसिकली, वो आपके दुश्मन हैं। वो अंदर से ख्वार खाते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप नाकाम रहें। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको भी नाकाम कर देते हैं। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो इस पीयर ग्रुप में ऐसे पॉजिटिव लोग होने चाहिए जो आपको अच्छी बातें बताएं, जो आपको कहें कि नहीं क्लास बंक नहीं करनी, आपने पढ़ना है बैठ के, जो आपको कहे कि आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी, इस तरह के लोग को आपके दोस्त होने चाहिए। जी जी। अच्छा, आपने बहुत से अदारों में काम भी किया, कभी गुर्बत और भूख को नज़दीक से देखा? नहीं, मैंने खुद तो नहीं, लेकिन मैंने जब मैं पाकिस्तान नेवी में था, जब भी हम कोस्टल एरिया में जाते थे, हमारे जो कोस्ट के ऊपर, मैंने बड़े बड़े गरीब लोगों को देखा है वहाँ पे। मैंने ऐसे भी कोस्टल एरिया में पाकिस्तान के एरियाज़ में लोग देखे हैं जिनके घर में खाना नहीं पकता। जी। हमारा दिल बड़ा रोता है उनको देख देख के। अगर हम इस कोस्टल एरिया को डेवलप कर रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट कर दें, मेरा ख्याल जितने ख़जाने अल्लाह ताला ने रखे हुए हमारी कोस्ट के ऊपर, ये लोग आ सकते हैं, ये अमीर हो सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं। और ये भी वो लोग हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया या उनको बताया नहीं गया। अगर हम इनको रेगुलेट करें, इनकी ट्रेनिंग करें, लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, तो मेरा ख्याल ये बेहतर लोग होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। बंदा पढ़ने लिखने के बावजूद जब डिग्रियाँ लेता है, फिर जाकर कहता है कि मैंने जॉब करनी है या कोई बिज़नेस करना है, फिर भी पैसा कमाने की तरफ इंसान आता है। तो क्या ख्याल है कि स्टार्ट पे फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोई दूसरी राय नहीं है, जो टेक्निकल एजुकेशन है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन मैं इसको एड्रेस इस तरीके से करना चाहता हूँ। अभी आप एक ऑडिटोरियम भर लें बच्चों का, ठीक है, 1000-2000 बच्चा सामने बिठा लें अपने, और बच्चों से पूछें कि पाकिस्तान में जॉब कैसे मिलती है। बच्चे आपको कहेंगे जी सिफारिश से, सिफारिश ना हो तो जॉब नहीं मिलती। जब मैं पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ ना, कंपनी के CEO से मिलता हूँ, बैंक के प्रेसिडेंट से मिलता हूँ, बड़े बड़े कारखानेदार जो हैं उनसे मिलता हूँ, बिजनेसमैन कम्युनिटी से मिलता हूँ, वो मुझे हमेशा कहते हैं कोई काबिल अच्छा बच्चा हुआ ना तो हमें रेफ़र करना, हम उसको जॉब देंगे। जी जी। इसका मतलब ये है कि काबिल स्किलफुल बच्चे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, जो मर्जी डिग्री लेके आप फिरते रहें, वाकई आपको जॉब नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। सर देखें, अगर मैंने एयरक्राफ्ट जहाज़ आज ख़रीदा ना, तो उसको चलाने के लिए मुझे पायलट चाहिए। पायलट चाहिए, बिल्कुल। मुझे सिफारिश वाला करोला गाड़ी चलाने वाला नहीं चाहिए। जितनी बड़ी मर्जी उसकी सिफारिश हो, वो भाई वो करोला गाड़ी तो बहुत अच्छी चला सकता है, वो हवाई जहाज़ नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। उसके लिए मुझे स्किलफुल पायलट की ज़रूरत है।
तो अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास जॉब भी है, आपको जॉब मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग डिग्रियों की तरफ क्यों भागते हैं? डिग्रियों को देखें, डिग्री इज़ ए सर्टिफिकेशन कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारा ये ख्याल है कि हम यूनिवर्सिटी जाके डिग्री लेंगे और डिग्री के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जी जी। ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी कंप्लीट एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। जहाँ पे आपकी पूरी सोशल ट्रेनिंग होती है, आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, आपको उठना बैठना पूरी तरबियत होती है। जी जी। उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ सिखाई जाती है। एक वो बच्चा जो जिसको हम छोटा कहते हैं, मैकेनिक की दुकान पे आपको नज़र आता है, मोटरसाइकिल ठीक करता हुआ नज़र आता है, गाड़ियाँ ठीक करता नज़र आता है, उस छोटे में और वो बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकला है, दोनों की शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में अगर आप कैपेबल हैं, कैपेबिलिटी के साथ आप आए हैं, आप हज़ारों लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं दुनिया में, ठीक है। लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं, इमटेरियल हाउ इंटेलिजेंट यू आर, सम टाइम फिर आपको ये फील होता है। मैं एक बिजनेसमैन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अमीर हैं वो, जी जी। उन्होंने आईफोन ख़रीदा तो मुझे बता दे, ही स्टार्टेड क्राइंग। वो कहते हैं मैंने आईफोन ख़रीदा है, इतने 5 लाख रुपए का मोबाइल लेके हैं, मुझे चलाना ही नहीं आता, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो काश मैं भी कुछ पढ़ा हुआ होता तो आज कम से कम ये मैं अपना मोबाइल तो ऑपरेट कर लेता खुद। बिल्कुल सही। तो इस तरह के फिर आपको ज़िंदगी में ना शौक़ मिलते रहते हैं अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो कम से कम इतनी बेसिक एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए कि इस तरह के हर्डल्स ना आएँ आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इसको प्योरली अपनी जॉब के साथ लिंक करना पढ़ाई को, ये ज़्यादती है। आजकल जो देखें, आप अगर गूगल खोल के देखें या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, तो वो आपको डिग्री पे नहीं स्किल पे और कैपेबिलिटी पे जॉब देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि टेक्निकल एजुकेशन की जितनी आज ज़रूरत है शायद नहीं थी। नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में इशू क्या है? पाकिस्तान में इशू ये है, हर बच्चा जो स्कूल से निकलता है, कॉलेज में जाता है, वो ये सोच के जाता है कि मैंने या डॉक्टर बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने MBA करना है, किसी कंपनी का CEO बनना है। जी जी। कोई बंदा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा और अपने आप को वो टेक्निकल एजुकेशन में माहिर नहीं बनाना चाहता। तो अगर हम इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें और हम इसके फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी करें, इसमें भी बच्चे ट्रेन करें, तो मेरा ख्याल इसमें हम बेहतर एक नई नेशन जो जनरेशन तैयार करेंगे वो ज़्यादा कैपेबल होगी हमारी। अब अभी एक बात आपने की एजुकेशन के हवाले से कि एजुकेशन जो है ना वो ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है, होनी भी चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, दूसरी तरफ हम किसी एक ऐसे बंदे को देखते हैं कि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जैसे हम ईदी की तरफ चले जाते हैं, तो क्या डिफरेंट आपको लगता है? देखिए, ईदी इज़ ए कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। ईदी जो है वो एक वन इंडिविजुअल का नाम नहीं, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जी जी। हम सबको उससे सीखना चाहिए। इस वक्त बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया में चैरिटी पे काम कर रही हैं। जी जी। लेकिन आपको सुन के शायद ये हैरत हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैरिटी है ना वो पाकिस्तान में। जी जी। लोग डोनेट करते हैं पैसा, सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तान में। इस चैरिटी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इसी से हम एक ऐसा हुकूमती लेवल के ऊपर जी जी। एक ऐसा शोबा बना लें जहाँ पे पूरा पाकिस्तान अपनी ज़कात या डोनेशन जमा करवाए, जी जी। और यहाँ से हम जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको रेगुलेट करें, उनको दें, जी जी। तो मेरा ख्याल हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक ईदी नहीं, हमें कई ईदी पैदा करने की ज़रूरत है। जी जी। एक अखुवत नहीं, हम अखुवत जैसे कई इदारे बनाने की ज़रूरत है, और जिसकी हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास डोनर्स भी अवेलेबल हैं। जी जी। इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी तवज्जो नहीं है। इस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। हमारी जो हमारा जो मुल्क है, यहाँ पे हमारी यूथ जितनी भी है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे यानी कि आने वाली और नहीं तो कम से कम 5-10 साल तक या 10-15 साल तक हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के जो यूथ है ना, दे आर वेरी कैपेबल, ठीक है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि लोगों को डर है इस कौम से। इस वक्त पाकिस्तान में जो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन है, इसका 65% जो है वो यंगस्टर हैं, उनकी एज 30 ईयर्स से कम है। इस यूथ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इस यूथ को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, इस यूथ को एक कायद देने की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है जिनको बताए कि हमने किस निज़ाम के तहत आगे चलना है। जी जी। अगर हमने इनको लीडर ना दिया, इनको हमने गाइडलाइन ना दी, इनको हमने विजन ना दिया,
और इनकी हमने टारगेट सेट ना कि इनको गोल्स ना दिए टू अचीव, जी जी। देयर विल बी डिजास्टर इन पाकिस्तान। इनको लीडर किसने देना है? हमारी स्टेट ने देना है, हमने देना है, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए पिछले 77 ईयर्स से हम तजर्बे करते आ रहे हैं, जी चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों चाहे लीडरशिप हो, जी जी उन तजर्बों में अब हम नाकाम हो चुके जी, हैं जी। और हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज भी अगर आप पार्लियामेंट में जाएं तो आपको 70 साल 75 साल 80 साल के लोग पार्लियामेंट में नजर आएंगे। मेरा ख्याल अब वो वक्त आ गया है जब हमने ये जो बैटन है यंगस्टर्स को पास ऑन करने की जरूरत है। आज एक ऐसा कानून बनाएं कि 30 35 40 साल के बाद बंदा पार्लियामेंट में ना रहे। जब आप स्पीड से इनको रोल ऑन करेंगे और स्पीडी इलेक्शन कराएंगे, हर 4 साल के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, यंगस्टर्स को रोल देंगे, ऑटोमेटिक आपको लीडरशिप उभरती हुई नजर आएगी इनमें से। जी जी। मैंने कहा ना बड़ी रेजिलियंस है इनमें, जितने रेजिलियंट ये हैं शायद इससे पहले पाकिस्तान में इतने रेजिलियंट लोग नहीं थे। अदब के हवाले से किस शायर को सुनते हैं आप? मैंने मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप मुझसे किताबों की आप बात करें, चाहे वो पोइट्री की किताबें हों, चाहे वो जनरल नॉलेज की किताबें हों, चाहे फिक्शन हों, चाहे अदबी किताबें हों, मेरा ख्याल जितना मेरा पढ़ाई लिखाई से एजुकेशन वालों कितना मेरा अदबी ज़ौक़ व शौक़ भी है। मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दे तो किस्सा आपको सुना देता हूँ। ज़रूर। मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं हमारी क्लास में एक लड़का था, उनके घर बहुत किताबें थी, तो मैं कहाँ कहता था कि मुझे किताब ला के दो, कोई मैंने पढ़नी है। जी। तो उसने कहा जी मैं आपको किताब दूंगा, हर 4 दिन के बाद आपसे 1 रुपया किराया लिया करूँगा। ठीक है। यानी 25 पैसा पर डे के हिसाब से मुझसे चार्ज करता था वो। तो मैं उसको किराए पे लेके किताबें पढ़ता होता था। हर हफ्ते मैं उसको 2 रुपये देता था, उससे 2 किताबें लेता था और पढ़ता रहता था मैं। फिर मैं 16 ईयर्स का था जब मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। जी। किताबों का शौक़ था तो हर महीने मैंने अपनी तनख्वाह से किताब ख़रीदना शुरू की और मैं किताबें पढ़ता रहा, किताबें इकट्ठी करता रहा। कराची में एक मुझे अच्छी तरह याद है लियाकत लाइब्रेरी है, बड़ी ज़बरदस्त, जी। आगा खान हॉस्पिटल के सामने, तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ता होता था। ये किताबों का शौक़ होते होते मुझे ऐसे एक दिन ख्याल आया कि जो मेरा अपना आबाई शहर है यहाँ तो लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने कहा लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया कि मैं अपने इलाके में एक लाइब्रेरी बनाऊँगा। जी। वो फिर मैंने अचीव किया। 2002 में मैंने वहाँ पे कमांडर शहजाद लाइब्रेरी के नाम से बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई वहाँ पे। तो आज जो हमारी लाइब्रेरी है कमांडर शहजाद लाइब्रेरी के नाम से लाला मूसा में, उसमें कम से कम 30-35 हज़ार किताबें हैं आज उसमें। और ये किताबें जो है एक पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं, कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं। तो किताबों का जो शौक़ है ना, फिर देखें आपको लाइब्रेरी तक ले जाता है, लाइब्रेरी बनाते हैं। तो किस शायर को ज़्यादा आपने? देखिए अगर आप मुझसे रियलिस्टिकली पूछे, मैं आज के नौजवानों को भी ये कहूँगा कि लामा इकबाल को ज़रूर पढ़ें। ठीक है। अगर आपने इकबाल नहीं पढ़ा, देखिए इकबाल ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है नौजवानों के बारे में। उसने कहा कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। अब देखें ना वो नौजवानों से बात कर रहा है। बिल्कुल एक पैगाम उनका जो है वो, तुझे उस कौम ने पाला है गोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदार। वो कहता है अपने आप को पहचानने आप हैं कौन, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच के लिफाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़रोज़ा तरह नज़ारा। और वह इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा इनको यूरोप में तो दिल है ताहसिल। क्या बात। तो इकबाल आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ये इकबाल का खुद ही का पैगाम ही था कि जो पाकिस्तान वजूद में ऐसे ही, बल्कि उनके एक शेर में जो है ना वो एक लेसन है, पूरा लेसन है अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो। कभी खुद भी लिखने का शौक़ हुआ? नहीं, मैं शायरी तो नहीं लिखता, लेकिन मैं कॉलम शलम लिखता रहता हूँ। मैंने किताब लिखी है अभी, बड़ी ज़बरदस्त मसलसल सफ़र में है मेरी अपनी ज़ाती, उर्दू में किताब है, इंग्लिश में बहुत सारी किताबें हैं मेरी। उसमें कालम है साहब या नसर लिखी, क्या लिखा उसमें? मेरी नसर पे है, उसमें मेरी बड़ी डिटेल में अपनी ज़िंदगी में ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। क्या बात। तो बड़ी अच्छी है, वो पढ़ने वाली मोटिवेशनल किताब है बेसिकली, मसलसल सफ़र में है। म्यूज़िक के साथ कोई दिलचस्पी? देखिए मेरा ख्याल अगर कोई भी शख्स ज़िंदा चलता फिरता है और वो म्यूज़िक नहीं सुनता तो फिर उसके अंदर रूह नहीं है। ठीक है। अगर म्यूज़िक के बगैर आपकी ज़िंदगी है तो आपकी ज़िंदगी, फिर वो जो ज़िंदगी की रौनकी और रंगीनी है ना, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। किस को सुनते हैं आप? सर किस को नहीं सुनते ये ये तो बात। कभी खुद भी गुनगुनाने के शौक़ हुआ है? नहीं, मैं सुनता म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ। गज़लों का मुझे सुनने का बड़ा शौक़ है। कोई आपकी फेवरेट कोई गज़ल या कोई गीत? मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल ऐसी नहीं जो आप
ना आपने हमने ना सुनी हो, फिर बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास ऐसे ऐसे गुलकार हैं। जी जी। और आपका खुद म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। मेरा ख्याल म्यूज़िक में जो रंग पाकिस्तान ने पैदा किया है, जी जी। बर्रे सग़ीर में शायद कोई इस तरह का प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा लता ने भी कहा था कि भगवान बोलता है वो शाह के गले में। जी जी। हाँ। तो म्यूज़िक में तो हमने बड़ा नाम कमाया ना सर। तो किसी अब स्लो म्यूज़िक की बात करें, अब ड्रम बीट की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, ऐसे। फोनिक्स की बात कर लें, जो चीज़ें म्यूज़िक में पाकिस्तान ने अर्न की हैं शायद ही किसी और ने बिल्कुल ऐसे ही कुदरत ऐसे। नहीं किया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारी यूथ अगर बेहतरी की तरफ जाएगी तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। और मुमकिन है कि कोई आपका दिया हुआ पैगाम जो है उसको सुन के हमारी यूथ अगर राय रास्त पे आती है, कहीं कामयाबी की तरफ जाती है, तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। तो हमारी यूथ के लिए क्या करें? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है तो उसका पॉजिटिव यूज़ भी है, उसका नेगेटिव यूज़ भी है। हमेशा टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज के नौजवान के हाथ में जो ये मोबाइल फ़ोन आ गया ना, ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। जी जी। और ये इतनी गंदी आदत है कि बच्चे कई कई घंटे मसलसल बैठ के मोबाइल के ऊपर अपना टाइम वक्त गुजारते हैं। जी। मेरा ख्याल ये एक सोशल ईवल है बन गया हमारी सोसाइटी में। अगर आप मोबाइल से बच जाए ना और वही वक्त आप किताबों पे लगाएं, पढ़ाई लिखाई पे लगाएं, रिसर्च पे लगाएं, तो आप कामयाब नौजवान बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा लोग कहते हैं कि नहीं हम तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस पे पढ़ते हैं। जी। जो इन्फॉर्मेशन आपको सेल फोन पे मोबाइल पर नज़र आती है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है। पता नहीं किसने लिखी है, किसने आपके लिए भेजा है, ये इसको कंट्रोल पीछे बैठ के कौन कर रहा है। तो अब वो हरगिज़ इन्फॉर्मेशन ना ले जो कोई आपको पहुंचाना चाह रहा है या कोई आपको सुनाना चाह रहा है। आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि सच्ची और असल खबर क्या है। जी। उसकी तलाश में आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च आप लाइब्रेरियों में जाके कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे नहीं कर सकते। बिल्कुल अवॉइड करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं इस मोबाइल को। इस मोबाइल की वजह से बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो रही हैं। तो आज के नौजवान को एक तो मेरा पैगाम कि सोशल मीडिया से और ख़ास तौर पे मोबाइल के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं इनसे बचें। दूसरा जो आपका पेयर ग्रुप है वो पॉजिटिव लोगों का होना चाहिए, नेगेटिविटी से बचें। हर तरह की नेगेटिविटी हमारे नौजवान में। अच्छा, इसमें इसी सवाल में से एक छोटा सा सवाल मैं एक करने लगा हूँ कि ये जो हमारी यूथ है, चूँकि उस वक्त उनको सेंस नहीं होती कि हमारे जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। दोस्ती किस मेरिट पे इनको करनी चाहिए ताकि इनको पता चल सके कि ये दोस्त वाकई मेरी बेहतरी के लिए है या ये दोस्त मेरे नुकसान? सर, बड़ी सिंपल कसौटी है दोस्त को परखने के लिए। अगर मेरा दोस्त मुझे ये कह रहा है कि तुम स्कूल ना जाओ, आज फलां जगह चलते हैं, इसका मतलब मेरा दोस्त नहीं है। अगर वो मुझे कह रहा है आज असाइनमेंट ना करो, खैर है देखी जाएगी, वो मेरा दोस्त नहीं है। अगर वो मुझे कह रहा है घर में झूठ बोलना, बताना कि मैं एक्स्ट्रा क्लास है, मैं लेट आऊँगा और फिर हम फिल्म देखने जाएंगे, ये मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है। जो मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे टीचर से, मेरे स्कूल से मुझे दूर रखना चाहता है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है। मेरा दोस्त वो है जो जिसको मैं कहूँ कि कहीं चलता हूँ कि नहीं क्लास में चलते हैं, छोड़ लेना। ये तो कसौटी आपके अपने पास है। और उसकी हर चीज़ से मैं कहूँ मैंने सिगरेट नहीं पीना, मुझे नहीं पी लेते हैं, इसका मतलब मेरा दोस्त नहीं है। ये तो कसौटी बड़ी सिंपल है, आपने खुद परखना है कि वो किस लेवल की गुफ्तगू आपसे कर रहा है। जी जी। ले जी दोस्तों, टाइम चूँकि हमारे पास थोड़ा होता है और आज जो गुफ्तगू हमने सुनी, मेरा ख्याल है कि वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मोड़ जो है ना वो लेके आ सकती है। और हमारे चैनल पे लगातार रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट हम मिलेंगे इसी तरह की किसी एक अच्छी सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।